हेलो टू एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे एंड आज की जो वीडियो है उसमें हम तीन टॉपिक को कवर अप करेंगे। सबसे पहला है आपका नोज, फिर है एपिग्लॉटिस एंड थर्ड है ईसोफेगस। तो सबसे पहले टॉपिक को समझ लेते हैं जो है नोज। इसमें हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ नोज एंड हाउ इट हेल्प इन डाइजेशन प्रोसेस। तो सबसे पहला पॉइंट है at the end of the nose in the mucous membrane there is a olfactory bulb consist of nerves to detect the smell। तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया इन्होंने वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो हमारी नोज है उस या फिर जो नेसल पैसेज है उसमें एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इसका काम क्या है? तो जितने भी डस्ट पार्टिकल होते हैं या फिर जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं तो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रिवेंट करती है कि ये सारे पार्टिकल हमारे लंग्स में ना चले जाएं। तो सबसे पहला काम है प्रोटेक्शन। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन जितनी भी स्मेल्स है आसपास उनको एब्जॉर्ब करती है एंड हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके एकदम एंड पे या फिर जो नेसल पैसेज है उसके एकदम एंड पे एक बंडल ऑफ नर्व्स होती हैं या फिर एक नर्व्स का गुच्छा होता है जिसको हम कहते हैं ऑल फैक्ट्री बल्ब। ठीक है। तो जितनी भी स्मेल एब्जॉर्ब करी है म्यूकस मेम्ब्रेन ने तो ये ऑल फैक्ट्री बल्ब या जो नर्व्स का जो बंडल है वो उनको रिसीव करता है एंड सारी इंफॉर्मेशन वो ब्रेन तक ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये है म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में। इसके अलावा एक बार डायग्राम से समझेंगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये अगर आप देखो तो ये है आपका नेसल पैसेज और यहाँ पे है आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जो कुछ भी आप इनहेल करोगे तो वो यहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन की तरफ जाएगा, जो भी स्मेल आपने इनहेल की। एंड एकदम पीछे की तरफ है ये आपका ऑल फैक्ट्री बल्ब। ये बल्ब जैसा जो है ये है ऑल फैक्ट्री बल्ब एंड यहाँ पे है आपके नर्व्स के बंडल मतलब गुच्छे नर्व्स के। तो जो भी स्मेल आपने रिसीव की है म्यूकस मेम्ब्रेन ने एब्सॉर्ब की है ये सारी नर्व्स उन स्मेल को रिसीव करेंगे एंड वो सारी इंफॉर्मेशन फिर आपकी ब्रेन की तरफ जाती है। ठीक है। तो इस तरीके से स्मेल फंक्शन वर्क करता है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। इट इज जॉइंड विद क्रेनियल नर्व नंबर 1। ठीक है। तो ये जितना भी स्मेल सिस्टम है या ऑल फैक्ट्री सिस्टम है ये जॉइंड है क्रेनियल नर्व नंबर 1 के साथ। थर्ड पॉइंट है दिस नर्व टेक द सिग्नल टू ब्रेन टू सेरिब्रम टू द टेम्पोरल लोब। तो ये कह रहे हैं ये जो नर्व है जितना भी स्मेल का सिस्टम है वो सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जाती है। ब्रेन के भी तीन पार्ट हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। तो ये सारा स्मेल का सिस्टम जाता है आपके ब्रेन के सेरिब्रम एरिया तक और सेरिब्रम में भी टेम्पोरल लोब तक। लास्ट पॉइंट है इफ नोज इज ब्लॉक पर्सन विल नॉट बी एबल टू स्मेल प्रॉपरली, ऑल्सो ही विल नॉट गेट प्रॉपर टेस्ट इन द फूड। तो किसी भी रीजन से अगर किसी पर्सन की नोज ब्लॉक्ड है तो उसे स्मेल प्रॉपरली नहीं आएगी। इसी वजह से जब भी आपको जुकाम होता है तब आप स्मेल नहीं कर पाते किसी चीज को और अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको प्रॉपरली टेस्ट भी नहीं आता। तो ये वन ऑफ द रीजन है अगर नोज ब्लॉक्ड हो जाए तो स्मेल आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो नोज का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ इतना ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है 12 क्रेनियल नर्व्स इन द बॉडी। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें हम देख चुके थे कि कितने टाइप की क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो हमारे टंग के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। मतलब टंग की मूवमेंट हो गई उसको डिफरेंट क्रेनियल नर्व्स कंट्रोल कर रही हैं। टेस्ट हो गया उसको डिफरेंट क्रेनियल नर्व कंट्रोल कर रही हैं। एंड अभी हमने नोज में भी देखा कि जो भी ऑल फैक्ट्री सिस्टम है वो क्रेनियल नर्व नंबर 1 कर रही है। तो अब हम एक बार डिटेल में समझ लेते हैं क्रेनियल नर्व्स को। ठीक है। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ क्रेनियल नर्व के बारे में, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारी बॉडी में दो टाइप की नर्व्स होती हैं, एक है क्रेनियल नर्व, एक है आपकी स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व नाम से ही समझ आ रहा है वो नर्व जो स्पाइन से बाहर आ रही हैं उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स होती हैं? क्रेनियल का मतलब हेड रीजन। वो नर्व्स जो हेड से बाहर आ रही है या फिर क्रेनियल एरिया से बाहर आ रही है उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। ये टोटल 12 होती हैं नंबर्स में। अब हम एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है आपका हेड एरिया या फिर क्रेनियल पार्ट,
इसमें से 12 नर्व्स आती हैं एंड यहाँ पे उनके नाम भी बता रखे हैं और उनके फंक्शन भी है, ठीक है, और नंबर भी दे रखे हैं कि कौन सी नर्व किन पार्ट को कंट्रोल करती है। तो जो यहाँ पे आप देखोगे नंबर 1, तो मतलब ये है क्रेनियल नर्व नंबर 1 और उसका फंक्शन क्या है, ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री का मतलब स्मेल, ठीक है। तो क्रेनियल नर्व नंबर 1 आपका जो स्मेल सिस्टम है उसको कंट्रोल करती है। जैसे अभी हमने यहाँ पे पढ़ा इट इज जॉइंड विद क्रेनियल नर्व नंबर 1, तो मतलब सारा स्मेल कंट्रोल होता है क्रेनियल नर्व नंबर 1 के साथ। सेकेंड है आपका ऑप्टिक। ऑप्टिक का मतलब होता है आईज। तो क्रेनियल नर्व नंबर 2 आपके जो विजन है उसको कंट्रोल करती है। थर्ड क्रेनियल नर्व रिलेटेड टू ऑक्यूलोमोटर, ठीक है। तो जो तीसरी क्रेनियल नर्व है वो आपके ऑक्यूलोमोटर, मतलब ऑक्यूलो का मतलब होता है आईज, ठीक है, मोटर का मतलब मूवमेंट। तो आईज की जो मूवमेंट है उनको कंट्रोल करती है। इसी तरीके से बाकी क्रेनियल नर्व्स हैं आपकी। नंबर 4 है ट्रोक्लियर, 5th हो गई आपकी ट्राइजिमिनल, 6th होगी एब्ड्यूसेंस, 7th है फेशियल, 8th है आपका वेस्टिबुलो कॉक्लियर, फिर है आपकी 9 दैट इज ग्लोसोफैरेंजियल, फिर आपकी है 10th वेगस नर्व, फिर 11th है आपकी एक्सेसरी एंड 12th है हाइपोग्लॉसल। तो ये नर्व्स होती हैं, ये 12 नर्व्स हैं हमारे क्रेनियल एरिया में, मतलब 12 क्रेनियल नर्व्स। इसमें से जो ऑल्फैक्टरी नर्व है लाइक दैट इज क्रेनियल नर्व नंबर 1 एंड ये जो वेगस नर्व है मतलब क्रेनियल नर्व नंबर 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक डाइजेशन प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझ लेते हैं जो है एपिग्लॉटिस। एट द एंड ऑफ द टंग देयर इज pharynx. Three types of pharynx are nasopharynx, oropharynx and laryngopharynx. तो डायरेक्टली एपिग्लॉटिस पे नहीं जाते, उससे पहले कुछ पार्ट्स हैं हमारी बॉडी में, उनको हम समझ लेते हैं। तो हमारे जो टंग है एकदम उसके एंड पर फैरिंग्स होते हैं, ठीक है। तो फैरिंग्स जो होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। उनके जो नाम है उनके लोकेशन के बेसिस पे रखे गए हैं। तो सबसे पहला है नेसोफैरिंग्स, सेकंड है ओरोफैरिंग्स एंड थर्ड है लैरिंजोफैरिंग्स। तो ये जो ओरोफैरिंग्स है इट इज एट द बैक ऑफ द माउथ, मतलब जो टंग है उसके एकदम एंड पे जो फैरिंग्स है उसको हम कहते हैं ओरोफैरिंग्स। ओरोफैरिंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा जो माउथ है उसको हम कहते हैं ओरल कैविटी, क्योंकि वो माउथ के पीछे है इसलिए हम कहते हैं ओरोफैरिंग्स। अब ये जो ओरोफैरिंग्स है उसके ऊपर जो फैरिंग्स है उसको हम कहते हैं नेसोफैरिंग्स। नेसोफैरिंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो नेसल एरिया से रिलेटेड है, तो नेसोफैरिंग्स। तो ओरोफैरिंग्स से ऊपर है नेसोफैरिंग्स। अब ओरोफैरिंग्स से नीचे मतलब माउथ के नीचे की तरफ वहां पे है आपका लैरिंजोफैरिंग्स। वो लैरिंजोफैरिंग्स इसलिए कहते हैं क्योंकि वो लैरिंग्स के थोड़ा सा ऊपर होता है, मतलब लैरिंग्स जो है उसके पास होता है, इसलिए हम कहते हैं लैरिंजोफैरिंग्स। तो ये 3 टाइप के फैरिंग्स होते हैं। एंड जो हमारा जो फूड है जब कभी भी हम खाते हैं तो वो फूड ओरोफैरिंग से होके गुजरता है और लैरिंजोफैरिंग से होके गुजरता है, बट वो नेजोफैरिंग से नहीं जाता। बट जो एयर होती है जब कभी भी हम ब्रीथ करते हैं तो एयर नेसोफैरिंग से भी होके गुजरती है, ओरोफैरिंग से भी होके गुजरती है और लैरिंजोफैरिंग से भी होके गुजरती है। तो आपको इतना ही याद रखना है, जो फूड है वो सिर्फ ओरोफैरिंग्स और लैरिंजोफैरिंग से जाता है, बट जो एयर है वो नेसो, ओरो एंड लैरिंजो तीनों टाइप के फैरिंग से होके गुजरती है। तो फैरिंग्स में इतना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं लैरिंग्स के ऊपर, ठीक है। लैरिंग्स जो होती है उसको हम कहते हैं वोकल कॉर्ड या फिर साउंड बॉक्स। इसे हम बॉडी का साउंड बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि लैरिंग से ही हमारी वॉइस प्रोड्यूस होती है। तो लैरिंग्स को हम दूसरा कहते हैं वोकल कॉर्ड्स। एंड 2 टाइप की वोकल कॉर्ड होती है किसी भी पर्सन में, एक होती है ट्रू वोकल कॉर्ड, एक होती है फॉल्स वोकल कॉर्ड। पहले फॉल्स वोकल कॉर्ड को समझ लेते हैं। जो ऊपर की तरफ होती है उसे हम कहते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड। वो हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। इसके बाद आती है आपकी ट्रू वोकल कॉर्ड। ट्रू वोकल कॉर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहीं से आपकी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये है लैरिंग्स में जिसमें हमारे पास 2 टाइप की वोकल कॉर्ड्स हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं ट्रैकिया के ऊपर। जो ट्रैकिया है इसको हम कहते हैं विंड पाइप।
ठीक है, या फिर कहते हैं सांस की नली। जो ट्रैकिया है उसके एकदम पीछे की तरफ होती है आपकी ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम कहते हैं फूड पाइप, ठीक है, या फिर खाने की नली। तो आप देख सकते हो जो ट्रैकिया है और जो ईसोफेगस है वो एक दूसरे के पीछे हैं। तो पॉसिबल है कि जब हम खाना खाएं तो वो खाना फूड पाइप में ना जाके विंड पाइप में जा सकता है, क्योंकि उनका पैसेज ऑलमोस्ट लाइक जॉइंट, एक दूसरे से जॉइंट है। तो यहीं पर एक ना कवरिंग होती है जो प्रोटेक्ट करती है हमारे विंड पाइप को, कि जब कभी भी हम खाना खाएं वो खाना विंड पाइप में ना जाए, डायरेक्टली फूड पाइप में ही जाए। वो जो कवरिंग होती है उसी को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। तो ये जो एपिग्लॉटिस है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज अ फ्लैप दैट डायरेक्ट्स द फूड टू द ईसोफेगस एंड नॉट अलाउइंग द फूड टू एंटर इनटू द ट्रैकिया। ठीक है, when not eating it stays open for breathing, but when swallowing it covers the trachea, then afterward it open again। तो मतलब एक कवरिंग होती है, एक फ्लैप जैसा होता है, उसी को हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। जब कभी भी हम खाना खाते हैं तब क्या होता है, ये जो फ्लैप होता है ये नीचे की तरफ आ जाता है और ट्रैकिया को कवर कर लेता है, जिससे क्या होता है खाना डायरेक्टली आपके फूड पाइप में जाता है, विंड पाइप में नहीं जाता। ठीक है, ये जनरली ओपन ही रहता है। ओपन इसलिए रहता है क्योंकि ब्रीदिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, तो ताकि ब्रीदिंग कॉन्टिन्यूसली हो सके ये हमेशा ओपन रहता है, बस खाने के समय ये फ्लैप नीचे आ जाता है। तो एक डायग्राम से मत समझ लेते हैं। तो अब ये जो डायग्राम है, जैसे ये जो चीज है ये है आपकी ट्रैकिया या फिर विंड पाइप, एंड पीछे की तरफ, डायरेक्टली पीछे की तरफ ये है आपकी फूड पाइप। ठीक है, तो जो कुछ भी आप माउथ से खाना खाओगे वो नीचे की तरफ आएगा। अब क्योंकि ये ओपन रहता है, एपिग्लॉटिस हमेशा ओपन रहता है ताकि आप नॉर्मली ब्रीथ कर सको। बस खाने के टाइम पे ये फ्लैप नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो जैसे ही आपने खाना खाया तो ये फ्लैप एकदम नीचे आएगा और इसको कवर कर लेगा ताकि खाना डायरेक्टली फूड पाइप में चले जाए। ठीक है, एंड जैसे ही आप स्वैलो कर लेते हो ये फ्लैप दोबारा से ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से ही हमें कहा जाता है कि जब कभी भी आप खाना खाओ तो आपको बोलना नहीं चाहिए। उसका रीजन ये होता है क्योंकि जब आप बोलो तब ये फ्लैप ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो खाना आपके कहीं विंड पाइप में ना चले जाए, एंड इसी वजह से आपको कहते हैं खाने के टाइम पे आपको बोलना नहीं चाहिए। तो मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा दूंगा, एक एनिमेटेड वीडियो। उसमें आपको समझ आ जाएगा कि एपिग्लॉटिस प्रॉपर्ली वर्क कैसे करता है। एंड एक नोट है, when the food is thoroughly mixed with saliva and secretion then it is called as bolus। ठीक है, तो जितना भी हम खाना खाए हैं अभी तक जो हमारे माउथ में है, जब उसमें सारे सलाइवा और सेक्रीशन मिक्स हो जाते हैं उस फूड को हम कहते हैं बोलस। तो बोलस इज अ फूड विच इज मिक्स विथ सलाइवा एंड ऑल अदर सेक्रीशन। अब हम लास्ट टॉपिक को समझ लेते हैं जो है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप इज 10 inches long. Surface of food pipe is joined and it open when food enters the esophagus। तो जो ईसोफेगस है या जो फूड पाइप है वो करीब 10 इंच तक लंबी हो सकती है, और जो सरफेस होता है फूड पाइप का वो चिपका हुआ होता है, मतलब ओपन नहीं होता। तो ऐसे वो चिपके रहते हैं, लाइक उनकी सरफेस चिपकी रहती है, एंड वो ओपन तब होती है जब उसके अंदर फूड एंटर करता है। नेक्स्ट टॉपिक है पेरिस्टालसिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो हमारी जो फूड पाइप है उसमें एक मूवमेंट होती है, मतलब जो एक मसल की मूवमेंट होती है, जिस वजह से जो खाना है प्रॉपरली हमारे गले से हमारे बाकी के डाइजेस्टिव एरिया तक पहुंच जाता है। उस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अ वेव लाइक इनवॉलेंटरी मूवमेंट ऑफ कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल that pushes the food forward is called as peristalsis और peristaltic movement। तो यहाँ पे आपको कुछ चीजें देखनी है। इट इज अ वेव लाइक मूवमेंट, मतलब एक वेव की तरह मूवमेंट होती है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इनवॉलेंट्री का मतलब इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिकली होगा। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिसमें आप अपने एफर्ट नहीं लगा रहे हो। ठीक है, फिर आता है कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल।
मतलब जो मसल्स हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट भी करती हैं और रिलैक्स भी करती हैं, जिस वजह से खाना आगे की तरफ पुश होता है। ठीक है, एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। तो सपोज कर लीजिए ये है आपकी ईसोफेगस। इसमें जैसे ही फूड एंटर हुआ तो एक वेव लाइक मूवमेंट होगी, ये आप देख सकते हो, ये वेव की तरह है। ठीक है, तो एक वेव लाइक मूवमेंट होगी। ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, मतलब इसका आप पे कंट्रोल नहीं है, मतलब आपके कंट्रोल से नहीं चलेगी, ये ऑटोमेटिकली होता है। फिर है कंस्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। तो जो ईसोफेगस की यहाँ जो मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होती हैं एंड उसके बाद रिलैक्स होती हैं, जिस वजह से फूड आगे की तरफ पुश होता है। तो आप देख सकते हैं कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो इस तरीके से फूड हमारा आगे की तरफ मूव होता है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। नोट है उसको समझ लेते हैं। Esophagus passes through diaphragm and connect to stomach. It takes 6 to 8 seconds to bolus to go from mouth to stomach. तो ये कह रहे हैं जो ईसोफेगस होती है वो डाइफ्राम से गुजरते हुए स्टमक में जाती है। तो डाइफ्राम को पियर्स थ्रू करती है, मतलब उसके बीच में से जाके वो स्टमक से जाके मिलती है। सेकेंड पॉइंट ये कह रहे हैं जो बोलस है, बोलस हम समझ ही चुके हैं क्या है। फूड में जब कभी भी सलाइवा और सेक्रीशन प्रॉपर्ली मिक्सअप हो जाते हैं एंड जब फूड आगे बढ़ता है उस फूड को हम बोलस कहते हैं। इट टेक 6 to 8 सेकेंड फॉर अ बोलस टू गो फ्रॉम माउथ टू स्टमक। बोलस को माउथ से स्टमक में पहुंचने के लिए करीब 6 से 10 सेकेंड का समय लगता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक को समझा, जिसमें हमने समझा नोज के बारे में एंड उसकी फंक्शनिंग। इसके बाद हमने समझा 12 क्रेनियल नर्व्स के बारे में एंड एपिग्लॉटिस के फंक्शन के बारे में हमने समझा अच्छे से। एंड फिर हमने लास्ट टॉपिक समझा ईसोफेगस। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।